दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में 25 जुलाई 2026 का दिन एक लंबे समय तक याद रखा जाने वाला दिन बन चुका है। यह दिन एक ऐसे दिन के रूप में याद रखा जाएगा जिसमें कि जो का आंदोलन था वो इस कदर लोगों के सर चढ़कर बोला कि शिक्षा मंत्री है, उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। सारी बातें हो चुकी है, सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ ना, इसमें मैं उन बिंदुओं को रेखांकित करना चाहता हूँ जो वास्तव में कहीं न कहीं उपेक्षित हो जाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में भारत का हर व्यक्ति अपने अपने चश्मे से, अपने अपने नज़रिए से चीज़ों का आकलन करता है, घटनाओं का आकलन करता है, लेकिन जब तक आप वस्तुपरक आकलन नहीं करेंगे तब तक ये न्याय संगत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके परिणाम पर बात करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न बीजेपी की हार है और न ही सीजेपी की जीत, क्योंकि आप केवल बीजेपी की हार और सीजेपी की जीत के रूप में लेंगे तो यह एक बेहद क्षणिक संकेत होगा। वास्तव में जो ये जीत है वह भारतीय लोकतंत्र की जीत है। वास्तव में जो ये जीत है वो भारतीय लोकतंत्र में एक बार फिर से जवाबदेही की चीज़ है। वास्तव में ये जो जवाबदेही शब्द है ये कहाँ से निकल कर आता है? भारतीय लोकतंत्र में जब भी उसका जो सबसे बड़ा पर्व यानी कि चुनाव आता है, तो जो जो नेता लोग होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो कि उन चुनावों में खड़े होते हैं, वो आपके घर घर, आपके दरवाजे दरवाजे आते हैं और आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिएगा, और इस वोट के बदले में उनके पास उनका एक मैनिफेस्टो होता है, उनके पास उनकी जिसे कहें कि घोषणाएं होती, जिनको कहते हैं कि यदि आपने हमें वोट दिया, यदि आप हमें सत्ता में लेकर आए तो हम इन सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लोग सत्ता में आ जाते हैं और उन वादों और उन घोषणाओं को जब भूलने लगते हैं, जब अपनी जवाबदेही को भूलने लगते हैं, जब अपनी जिम्मेदारियों को भूलने लगते हैं, तो फिर किसी न किसी दिन लोकतंत्र में एक ऐसा दिन आता है जब फिर से जनता सड़क पर उतरती है और जनता उन सभी लोगों को अपनी जवाबदेही याद दिला देती है। और इसीलिए जो 25 जुलाई 2026 का दिन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में एक लंबे समय तक याद रखा जाने वाला दिन है, क्योंकि एक बार फिर से जो भारत का युवा, जो जेन जी है, इन युवाओं ने जो सत्ता है उन्हें अपनी जवाबदेही याद दिला दी। इस वीडियो में इस बात पर बात हो रही है कि यदि आप जवाबदेही नहीं लेंगे तो फिर आप उस सीट पर क्यों हैं, आप उस कुर्सी पर क्यों हैं? क्योंकि जो कुर्सी होती है ना, वो कहीं ना कहीं जवाबदेही लेकर आती है। जब सत्ता अकाउंटेबिलिटी से बचने लगती है, जब सत्ता जिम्मेदारी से बचने लगती है, जब सत्ता जवाबदेही से बचने लगती है, तो फिर किसी न किसी दिन, जिस तरह से मैंने कहा, किस तरह से लोग सड़कों पर उतरते हैं, आपको उसकी जवाबदेही याद दिलाते हैं। और इसी के चलते शायद कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। यदि मैं बात सीजेपी की करूं तो ऐसा नहीं था कि सीजेपी के पास जिसे कहें कि अपोजिट पार्टियों का कोई बैकिंग नहीं था, बैकिंग था उनके भी पास, लेकिन यहाँ पर जो अंडर करंट था वो सीजेपी से ज़्यादा भारत के उन युवाओं में था जो पिछले जिसे कहें कि 12 साल से कहीं ना कहीं इस पेपर लीक की घटनाओं से प्रताड़ित हो रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि कहीं ना कहीं जो उनका हक है वो मारा जा रहा है। आप आंदोलन कहीं इसलिए भी सफल हो गया क्योंकि चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे शिक्षक हो, जितनी भी जो इस तरह की एग्ज़ाम होती है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो घर घर में पाए जाते हैं। हो सकता है कि आपके घर में कोई जेई या नीट की एग्ज़ाम देने वाला बच्चा ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपके अंकल के घर पर, हो सकता है कि आपकी बुआ के यहाँ, हो सकता है कि आपके मामा के यहाँ, या हो सकता है कि आपका पड़ोसी का बच्चा इस तरह की एग्ज़ाम दे रहा हो। तो भारत का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर इस तरह की एग्ज़ाम देने वाले बच्चे नहीं है। लेकिन जब उन बच्चों को यह लगने लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा हक मारा जा रहा है, और उन बच्चों की प्रोसेस देखिए साहब, मैंने तो बेहद नज़दीक से देखा है। जो जो बच्चा नीट या जेई की इस तरह की जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, तो छठी या आठवीं से वो तैयारी करने लगता है, तो दूध के दांत टूटने की उम्र में उसके जो सारे शौक है ना, जिसे कहें कि मरने लगते हैं। उसका टीवी छूट जाता है, उसका घूमना फिरना छूट जाता है, उसके यार दोस्त छूट जाते हैं, और साथ ही जिसे कहें कि सुबह 8 से लेकर रात 8 कोचिंगों का माहौल रहता है। आप देखते हैं कि जिस तरह से जो कोचिंगों का माहौल रहता है, और उसके बाद भी 8 बजे भी ये यात्रा है जो समाप्त नहीं होती है। 8 बजे के बाद बच्चा घर पर जाकर रात में 12-1 बजे तक स्टडी करता है, एक 13, 14, 15, 16, 17 साल का बच्चा। और जब वो 3 या 4 साल तक लगातार तैयारी करता है, और इस तैयारी में एक और चीज़ बताऊं कि केवल बच्चा ही सब इस तैयारी को नहीं करता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी जिसे कहें कि जो सामाजिक मेल मिलाप है वो छूट जाता है, उनके शादी ब्याह छूट जाते हैं, उनके फंक्शन छूट जाते हैं, फिल्में छूट जाती है। और यह सब सिर्फ इसीलिए होता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में यह होता है कि यदि आज बच्चे पढ़ लिख गए तो हो सकता है कि एक अच्छे डॉक्टर बन जाए, एक अच्छे इंजीनियर बन जाए, इनका जीवन भी सेट हो जाएगा, और साथ ही ये देश के निर्माण के योगदान में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सकेंगे। तो बड़ी छोटी सी भावना होती है, लेकिन इसी छोटी सी भावना पर जब यह कुठाराघात होता है
कि एक भ्रष्ट सिस्टम और कुछ भ्रष्ट लोग जब इस तरह के पेपर को लीक करने लगते हैं, जब 4 साल तक लगातार पढ़ने वाला बच्चा जो कि अपना दिन रात एक करके पढ़ता हो, और दूसरी तरफ वो लोग जिनकी जेब में जो धन है वो पड़ा हुआ, और उस धन की माया से वो इन पेपरों को खरीद लेते हैं और उनके बच्चे जब सफल होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये दर्द जो था वो भारतीय आम जनमानस में कहीं गहरे से व्याप्त था। और इसीलिए जिसे कहें कि पिछले 12 साल में 116 पेपर लीक हुए और करीब 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। और ये 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स, तो इसे आप परिवारों में समझने की कोशिश करें कि ये कितने परिवार होंगे। तो इसीलिए ये जो आंदोलन है, जो कुछ लोग इस आंदोलन को खारिज करने की कोशिश करते हैं कि ये तो रील बाजों का आंदोलन था, वो ये इंस्टाग्राम वालों का आंदोलन था, ये महानाली और इन्होंने सरकार को झुका दिया, तो इसे इतने हल्के में लेने की मत कोशिश करिए साहब। ये हर उस घर का दर्द था जिस घर में इस तरह के जो बच्चे हैं वो इस तरह की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए जब यह असंतोष अंदर ही अंदर जब पनपा और जब ये फूटा तो फिर शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने जिस तरह से कहा कि न यह बीजेपी की हार है और न ही यह सीजेपी की जीत है, यह वास्तव में उन युवाओं की जीत है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में एक बार देही को एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया है। तो और इसी के साथ एक चीज़ और इस पूरे आंदोलन में जिसे कहें कि जो दिखाई दी, जिस पर मीडिया को सोचना चाहिए, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पहले तो उसने इस आंदोलन को कवर करने की कोशिश नहीं की, और जब उसके बाद फिर जब उनके संवाददाता वहाँ पर कवर करने पर पहुँचे तो जिस तरह का जो बाइकाट हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया को सोचना चाहिए कि क्यों कर इस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई। देखिए, चूँकि मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ और मैं सोचता हूँ कि जो मीडिया का जो सबसे उचित कर्तव्य होता है, जो मीडिया का जो सबसे उचित दायित्व होता है, वो सही को सही और गलत को गलत दिखाने की तारीफ और ना सरकार का विरोध। यदि सरकार अच्छा काम करे तो बिल्कुल उनकी तारीफ बनती है, और यदि सरकार गलत काम करने लगे तो उन्हें कटघरे में खड़ा करने का दायित्व भी मीडिया का ही होता है। और इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। लेकिन जब मीडिया अपने ही कर्तव्य भूलने लगे तो फिर इस तरह का जो रोष है वो स्वाभाविक था, जो कि इस आंदोलन में दिखाई दिया है। तो यहाँ पर यह मेन स्ट्रीम मीडिया की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब वह वस्तुनिष्ठ होकर, वस्तुपरक होकर, जो दूध का दूध है और पानी का पानी है उसे दिखाने की कोशिश करे। और इसी के साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पैरेलल जो दूसरा मीडिया चल रहा है फिलहाल, उसके साथ भी यही तकलीफ है कि जब एक मीडिया सरकार की तारीफ कर रहा है, सरकार या सत्ता की आलोचना में लगा हुआ है, लेकिन बात वही आती है कि यदि आपने सच को सच और झूठ को झूठ नहीं दिखाया तो एक दिन आप भी, जिसे कहें कि सिरे से खारिज कर दिए जाएंगे। इस आंदोलन में यह चीज़ बेहद प्रमुखता से उभरी है कि यदि आपने जवाबदेही तय नहीं की, यदि आप सत्ता की जवाबदेही तय कर रहे हैं, तो आज के युवाओं ने इस आंदोलन के थ्रू यह भी बता दिया है कि मीडिया को भी अपनी जवाबदेही तय करना होगी, सच को सच और झूठ को झूठ दिखाना होगा। उसे सत्ता के महिमा मंडन से बचना होगा, उसको कटघरे में खड़ा करने से बचना होगा, बल्कि जो करना होगा वो उसे यह करना होगा कि उसे अपने कर्तव्य सही तरीके से निभाने होंगे, और सही को सही और गलत को गलत तरीके से दिखाना होगा। तभी भारतीय लोकतंत्र में, जिसे कहें कि जो मीडिया है, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया अपना अस्तित्व बचा कर रख पाएगा। इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि जो भारतीय लोकतंत्र में जो मीडिया का जो इतिहास है वो बड़ा पुराना इतिहास है। स्वतंत्रता आंदोलन में जो मीडिया का जो योगदान है वो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी जो नायक रहे, जितने भी जो सारे बड़े नेता रहे, उन सब का अपना अपना एक अखबार होता था। उस समय में टेलीविज़न तो होता नहीं था, उनका अपना अपना अखबार होता था, और उन अखबारों के माध्यम से उन्होंने उस स्वतंत्रता संग्राम को जीता है। तो भारतीय लोकतंत्र में मीडिया एक बार फिर से अपनी प्रासंगिकता पर विचार करे और जन भावनाओं को समझे। यही था आज का टॉकिंग पॉइंट। आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले। मैं हूँ लोकेश शर्मा, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जो राजनीतिक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है वो मैं लेकर आता हूँ, और इसी के साथ में इसके कुछ अलग अलग सेक्शन में आपको कुछ क्राइम स्टोरीज मिलती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास टीम बढ़ेगी, जैसे जैसे चीज़ें, साधन, संसाधन, समय और टीम बढ़ेगी, मैं इसे एक्सपांड करता चला जाऊँगा। लेकिन अभी फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। भारतवर्ष सबसे पहले, और मैं हूँ लोकेश शर्मा।